तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम जो है फिजिक्स से संबंधित जो है कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है अदिश राशियाँ। क्या पूछा जाता है? अदिश राशियाँ। ये पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा, आप मैनेज कर लेना। अदिश राशियाँ तो कौन कौन सी राशियाँ ऐसी है जो आपकी अदिश है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो आपका जैसे दूरी हो गया, दूरी, चाल और आपका आयतन। ठीक है, ये पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा, आप मैनेज कर लेना। और घनत्व, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व और कार्य। ठीक है, ये दोस्तों ये राशियाँ आपकी कैसी है? ये राशियाँ आपकी अदिश राशि है, इन्हें आप नोट कर लेना, अदिश राशियाँ। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर में। दूसरी बात हम कर लेंगे सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती है? सदिश राशियाँ, अदिश जो राशियाँ हैं उसके लिए बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटीज़ इंग्लिश में, और जो सदिश राशियाँ हैं उनके लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी आपकी जो सदिश राशियाँ हैं? एक तो आपका विस्थापन है। ठीक है, विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दूसरा आपका दोस्तों वेग है, और त्वरण है आपका, त्वरण भी आपका सदिश राशि है। बल और संवेग। ठीक है, ये राशियाँ आपकी क्या है? सदिश राशियाँ हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटीज़ आपकी कौन कौन सी थी जो इससे पहले हमने की थी? ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ है दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य मतलब वर्क, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड और डिस्टेंस, ये सारे हैं। अब दूसरा है आपका विस्थापन है ना? विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल, एक आपकी कैसी है? सदिश राशियाँ हैं जिन्हें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा जो टॉपिक आता है दोस्तों, आपसे पूछा जाता है गति। अब टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन आते हैं। तो गति कितने प्रकार की होती है? गति जो है दोस्तों 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला होता है आपका सरल रेखीय गति। पहला क्या होता है आपका? सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या रहती है? इस सरल, ये पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। सरल रेखीय गति, तो सरल रेखीय गति क्या होती है दोस्तों? है ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, मतलब जैसे आपकी जो एक ही दिशा में जो गति चल रही है ना, जैसे आपकी ज़मीन पर जो है कोई बॉल लुढ़क रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे? सरल रेखीय गति। दूसरा दोस्तों आपका जैसे हाथ से गिरता हुआ पत्थर, आपके हाथ में पत्थर है तो गिर रहा है, वो कैसी गति है आपकी? सरल रेखीय गति है। ठीक है, दूसरी जो आपकी सेकंड टाइप की जो गति आती है, सो मोशन आती है, वो आता है आपका वृत्ताकार या घूर्णी गति। वृत्ताकार गति या घूर्णी गति, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन जैसे आपका जो वृत्ताकार, कोई भी जैसे आप धागे में पत्थर बांधोगे उसको घुमाओगे गोल गोल, वो आपकी किस प्रकार की गति है? वृत्ताकार गति। तीसरी जो गति आती है दोस्तों आपकी होती है दोलनी गति। दोलनी गति आपने देखी है? दोलनी गति जो इधर उधर चलती रहती है कंपन के साथ, है ना? जैसा आपने पेंडुलम देखा होगा, घड़ी का पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम अगर किसी ने देखा होगा तो ये किस प्रकार की गति का एग्जाम्पल है? ये दोस्तों आपका दोलनी गति का एग्जाम्पल है। तो तीनों आपको नोट करना है। दूरी और विस्थापन में दोस्तों एक संबंध है, दूरी जो है हमेशा विस्थापन से ज़्यादा रहती है। ठीक है, दूरी हमेशा विस्थापन से ज़्यादा रहेगी, विस्थापन से कम नहीं रहेगी। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के तौर पर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ना? तो ये आप नोट कर लेना। आपका दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ किस प्रकार से रहने वाला है तो देखना है आपको। ये रहता है दोस्तों, अगर जो है एक समान चाल से गतिमान वस्तु है ना, अगर एक समान चाल से गतिमान वस्तु है तो दूरी और समय का क्या होगा दोस्तों? आपका ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये आपका दूरी से दूरी रहेगा अगर एक समान गति है ना, ये आपका समय है। एक समान गति के लिए दूरी और समय का जो ग्राफ है इस प्रकार से रहेगा। अब दूसरा आता है आपका, सेकंड जो आता है आपका, वो आता है असमान चाल। असमान चाल के लिए जो दूरी और समय का जो ग्राफ रहता है दोस्तों, एक तो इस प्रकार पहले बढ़ेगा उस प्रकार घटेगा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है एस, और ये आपका क्या है? समय है ना। तो ये है असमान चाल के लिए, या तो इस प्रकार से रहेगा, या तो पहले बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर उसके बाद बढ़ेगा, या तो इस प्रकार से रहेगा। ये है दूरी और ये है समय का ग्राफ, किसके लिए? असमान गति के लिए, असमान गति के लिए। ठीक है, या तो तीसरा इस प्रकार से रहेगा जिग जैग के फॉर्म में, से ऐसे 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 ऐसे, है ना? ये 3 ग्राफ है आपका, है ना? तो ये असमान गति के लिए था। अब देखिए दोस्तों, विराम अवस्था में, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो दूरी समय ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। ये है विराम अवस्था के लिए दूरी और टी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, है ना? तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपने पढ़े होंगे, आपका रिविजन भी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या आता है आपका। अगला आता है विस्थापन समय ग्राफ। तो विस्थापन समय ग्राफ भी सेम ही है दोस्तों, सारे सेम ही ग्राफ है। विस्थापन समय ग्राफ अगर एक समान
एक समान वेग से गतिमान है ना। विस्थापन समय ग्राफ अगर एक समान वेग से गतिमान है, एक समान गति होगी, तो ये आपका विस्थापन होगा। विस्थापन मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ और ये आपका क्या है, समय है। तो ये स्ट्रेट लाइन निकलेगी यहाँ से, ठीक है। एक समान अगर वेग से गतिमान है, ठीक है, तो विस्थापन समय ग्राफ इस प्रकार से होगा। अब देखिए दोस्तों, असमान वेग से गतिमान है, अगर विस्थापन और समय, विस्थापन समय ग्राफ जो है दोस्तों असमान गति के लिए, तो असमान गति के लिए किस प्रकार होगा, देखिए ये आपका जो है ग्राफ इस प्रकार से रहेगा। आपका विस्थापन है और ये समय है। गति अगर असमान वेग से गति होगी तो विस्थापन समय ग्राफ बिल्कुल वैसा होगा, या तो बढ़ेगा है ना, या तो आपका क्या करेगा, घटेगा, ठीक है। दो प्रकार, पहले कम होगा फिर उसके बाद बढ़ेगा, या तो पहले ज़्यादा होगा फिर उसके बाद घटेगा। ये होता है असमान के लिए, ठीक है। अब आता है स्थिर। स्थिर के लिए दोस्तों सेम ही है, विस्थापन समय ग्राफ d/t स्ट्रेट लाइन निकलती है, ठीक है। स्थिर वेग से कोई वस्तु, स्थिर वस्तु का विस्थापन समय ग्राफ इस प्रकार रहता है d/t, है ना, स्ट्रेट लाइन रहती है, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ दोस्तों आपका जो है वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ है ना। तो ये आपको नोट करना है, तो किस प्रकार से आएगा, तो देखिए वेग समय ग्राफ रहता है दोस्तों आपका, ये वस्तु का वेग, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, v है, और ये आपका समय है। यदि दोस्तों जो है आपका एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो वेग समय ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आएगी पहले, ठीक है। एक वेग समय ग्राफ एक समान गति से, एक समान वेग से अगर गतिमान है ना, तो इस प्रकार से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। दूसरा दोस्तों, एक समान त्वरित गति है ना, त्वरित गति के लिए अगर एक समान गति कैसी है, त्वरित है, तो वेग समय ग्राफ जो है v/t इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा आता है असमान। असमान की बात करें, अगर असमान आएगा दोस्तों, तो वेग समय ग्राफ जो है दोस्तों v/t किस प्रकार से होगा, या तो बढ़ेगा या तो फिर इस प्रकार से पहले घटेगा फिर उसके बाद बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले, ये v और t का ग्राफ है ना असमान गति के लिए, ये भी आपको नोट करना है। अगला आता है दोस्तों आपका कि जो असमान त्वरित गति है ना, असमान त्वरित गति आएगी तो वेग समय ग्राफ कैसे होगा, v/t असमान त्वरित गति के लिए इस प्रकार से है ना, इस प्रकार जिग जैग के फॉर्म होगा, ठीक है। जिग जैग के फॉर्म होगा इस प्रकार से, यूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए त्वरण और समय का ग्राफ है ना। अब त्वरण और समय का ग्राफ देखिए दोस्तों, पहला ग्राफ है आपका, यदि वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है, वस्तु ऋणात्मक त्वरण से गतिमान है, त्वरण और समय का जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, वो ऐसा आएगा है ना, कैसा आएगा, डिक्रीज होता हुआ आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होता हुआ आएगा ये, ठीक है। दूसरा जो इनके बीच का ग्राफ है, अगर धनात्मक त्वरण अगर धनात्मक होगा, तो वेग जो त्वरण और समय का जो ग्राफ है ए और टी का, वो इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन आएगी ऊपर की ओर, ठीक है। और तीसरा जो ग्राफ है दोस्तों त्वरण और समय का, वो यदि जो है दोस्तों समान है ना, वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, तो त्वरण और समय का ग्राफ जो है दोस्तों इस प्रकार से आएगा। तो सारे ग्राफ हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। अब आता है आपका गति का समीकरण। गति के दोस्तों आपके जो है 4 समीकरण है। पहला जो समीकरण है दोस्तों v=u+at, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको नोट करनी है। दूसरा जो गति का समीकरण है दोस्तों वो है s=ut+1/2at का स्क्वायर, ठीक है। तीसरा जो गति का समीकरण है दोस्तों वो है v²u²+2as, ठीक है। और चौथा जो गति का समीकरण है दोस्तों वो है आपका st। चौथा गति का समीकरण क्या है आपका, st=u+1/t(a)(2t-1) है ना। सब बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका जो यदि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है ना। एस टी क्या है आपका, एस टी यहाँ पर जो है टी सेकंड में चली गई दूरी, टी सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड में चली गई दूरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि 10वें सेकंड, 5वें सेकंड, 20वें सेकंड, इस प्रकार से प्रश्न बनता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ वहाँ पर अप्लाई होता है, ठीक है। बाकी आपको पता है ये प्रारंभिक दूरी होगी, और ये आपका त्वरण है, ये आपका समय है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों जो है इसमें कुछ है, यदि मंदन दिया हो, यदि आपको जो है मंदन, कहीं पर आपको मंदन शब्द आए, मंदन, ठीक है, मंदन दिया हो, तो आपको जो त्वरण कैसा लेना है, त्वरण जो है आपको ए का मान नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर पिंड एक समान
गति से गतिमान हो, एक समान जो है वेग से गतिमान हो तो आपको त्वरण 0 लेना है। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है। तीसरा पॉइंट दोस्तों आपको नोट करना है, वस्तु यदि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो इसमें जो है जो u होगा दोस्तों वो कैसा होगा 0। ठीक है, u आपको कैसे लेना है 0 लेना है। ठीक है, वस्तु तो उसका प्रारंभिक वेग आपको 0 लेना है यदि आपसे पूछा जाता है कि वस्तु विराम अवस्था से चलती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या पूछती है, यदि वस्तु जो दोस्तों अंत में रुक जाती है, अंत में रुक जाती है। ठीक है, अंत में अगर आपसे पूछा कोई वस्तु जो है अंत में रुक जाती है तो अंतिम वेग जो आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग क्या है दोस्तों आपका v। ठीक है, तो v बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। यदि वस्तु रुक जाती है तो v बराबर आपको 0 लेना है। यदि वस्तु प्रारंभ से शुरू होती है तो u बराबर आपका 0 होना चाहिए। u आपका क्या है प्रारंभिक वेग। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अगर दोस्तों अब पूछा जाता है गुरुत्व के संबंध में, है ना, अगर जी के संबंध में पूछे तो समीकरण क्या क्या है ना, जी के संबंध में अगर पूछे गुरुत्व के संबंध में। अब देखिए जो ये हमने इससे पहले जो हमने जो कहा उनके बारे में देख लेते हैं ना। अगर देखिए तो सबसे पहले है जब आपका जो है ए कैसा हो पॉजिटिव हो, है ना, तो आपका जो समीकरण रहेगा वो रहेगा v बराबर u प्लस AT। ठीक है, अगर धनात्मक हो तो सेकंड समीकरण आपका क्या रहेगा कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीसरा जो समीकरण रहेगा आपका s बराबर ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा समीकरण आपका ये रहेगा अगर आपका त्वरण कैसा हो धनात्मक हो। ठीक है, और दूसरा आता है जब त्वरण जो है दोस्तों आपका त्वरण जो है आपका कैसा हो नेगेटिव हो। त्वरण नेगेटिव हो तो सारे समीकरण में आपको नेगेटिव करना है, तो v बराबर u माइनस AT। और दूसरा जो समीकरण है गति का वो रहेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। और तीसरा जो समीकरण है दोस्तों s बराबर ut माइनस 1/2 का 1/2 AT का स्क्वायर। माइनस करना है ना, त्वरण अगर नेगेटिव हो, है ना, मतलब त्वरण की दिशा वेग की दिशा के विपरीत हो, तब आपको क्या रखना है, ये समीकरण आपको यूज़ करना है। ठीक है, अगर गुरुत्व के अंतर्गत गति हो दोस्तों आपका मोशन अंडर ग्रेविटी हो, तो सिंपल सा आपको जहाँ पर आपका क्या है, जहाँ पर आपका त्वरण है वहाँ पर आपको जी लिखना है ना। जैसे v बराबर तो ये आएगा आपका u प्लस माइनस, है ना, कुछ भी आ सकता है gt। ठीक है, दूसरा जो आएगा दोस्तों h बराबर आपका आएगा ut प्लस माइनस 1/3 gt का स्क्वायर। तीसरा जो इक्वेशन आएगा गुरुत्व के लिए वो आएगा v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, और चौथा जो आएगा एस टी बराबर u प्लस माइनस 1/2 g 2t माइनस 1। ठीक है, ये चार समीकरण है अगर आपके पास मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इसमें भी दोस्तों जहाँ अगर पॉजिटिव पूछेगा जी का मान जो है अगर पॉजिटिव होगा तो आपको ये जो आपके जो साइन है वो आपको पॉजिटिव लेना। अगर जी का मान अगर आपको नेगेटिव दिया जाता है तो ये साइन आपको नेगेटिव लेनी है, जैसा हमने इससे पहले किया। ठीक है, अब आती है आपकी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है दोस्तों, जो एक समान किसी वृत्त में चल रही होती है ना, कोई भी हो आपका गोला हो कुछ भी हो, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से जो गति चलती है इनमें ये आपकी क्या कहलाती है वृत्तीय गति कहलाती है। तो आइए दोस्तों हमने जो है मोशन के बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कवर कर ली है ना, टिक है। तो आप देख लेना, पहला है दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी दोस्तों आपकी कैसी राशि है अदिश राशि है। अगला आता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, त्वरण नियत रहता है। एक समान कण त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, आधे चक्कर के बाद कण का विस्थापन होगा, तो कण का विस्थापन कितना होगा 2r। एक समान वृत्तीय गति में चाल नियत रहती है, ऑप्शन नंबर ए। वाहनों में लगे ऑडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो चाल। ठीक है, चाल मापा जाता है। अगला है दोस्तों 4 है दूरी और सेकंड है, आपको पहचानना इनमें से कि कार बी की गति सबसे कम है, तो किसकी गति सबसे कम है, इसकी गति सबसे कम है। ठीक है ना, इसकी गति सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी सबसे कम जो गति है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। त्वरण का मात्रक दोस्तों मीटर पर सेकंड रहता है। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्र किस भौतिक राशि को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका विस्थापन को। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी है। अगला है दोस्तों दिए गए समय ग्राफ में ग्राफ समय अक्ष समांतर एक सरल रेखा है, वस्तु की गति के विषय में क्या है, तो एक समान गति है, समान गति एक समान त्वरण है, तो ये वेग और समय का ग्राफ हमने अभी देखा, तो ये क्या है एक समान गति। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा चित्र वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये ग्राफ क्या दर्शाता है असमान गति दर्शाता है ना इस प्रकार से।
तो कौन सा होगा? एक समान गति दर्शाने वाला जो ग्राफ है दोस्तों आपका, वो ये और डी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो स्थिर है ना, ये स्थिर वाला है। वो आपका ऑप्शन नंबर ये है, ठीक है। ये एक समान दूरी और समय का जो एक समान गति का ग्राफ है। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दूरी का, ठीक है। अगला है वेग की स्थिति संबंध व्यक्त करने के लिए समीकरण है। कौन सा समीकरण है वेग की स्थिति? तो ऑप्शन नंबर सी है, वेग बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अगला है किसी आयतन तल पर वस्तु की गति है, तो कौन सी है? आपका ऑप्शन नंबर सरल रेखीय गति। अगला है दोस्तों, यदि एक चींटी फर्श पर सीधी रेखा में गति कर रही है तो वह किस प्रकार की गति को प्रदर्शित करेगी? तो करेगी आपकी एक विमीय गति। अगला है किसी वस्तु या कण की स्थिति के मापन के लिए एक निर्देश बिंदु का चयन किया जाता है, उसे कहते हैं मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से सदिश राशि का युग्म कौन सा है? द्रव्यमान, चाल, त्वरण, वेग। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी राशि सदिश है। जो त्वरण और वेग है दोस्तों आपका ये सदिश है, बाकी द्रव्यमान, चाल आपकी कैसी है? अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर डी है। फिर भी आप एक बार चेक कर लेना। अगला है दूरी के मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। तो दूरी को किससे मापा जाता है? ऑडोमीटर आपने देखा होगा, गाड़ियों में लगा रहता है, ठीक है। अगला है एक वृत्तीय पथ आर त्रिज्या आर है, वृत्तीय पथ के 2 चक्कर लगाता है, तो तय दूरी कितनी होगी दोस्तों आपको पता है? तो कितनी होगी? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 4πr या 0, ठीक है। निम्न में से किसी राशि का मान 0 अथवा ऋणात्मक हो सकता है? किस राशि का मान 0 अथवा ऋणात्मक हो सकता है? तो विस्थापन हो सकता है ना। दूरी कभी 0 नहीं होगी आपकी, आपको नोट करना है। दूरी कभी 0 नहीं होगी, विस्थापन आपका ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है एक वाहन आधी दूरी को v1 चाल से तथा शेष दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो औसत चाल बराबर क्या होगी? v1 प्लस v2/2। तो क्या रहेगा आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी, तो यह आएगा v बराबर 2πr/t। तो अगला प्रश्न दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु अचर चाल से गतिशील है। ऑप्शन नंबर ए है। यदि कोई वस्तु सीधे पथ पर गतिशील है तो वस्तु के वेग का परिणाम तुल्य होगा, तो किसके तुल्य होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर है, वस्तु की चाल के, ठीक है। अगला है विस्थापन और समय का ग्राफ है दोस्तों, ये किसका है? ये है आपका असमान वेग, अभी हमने चर्चा की थी, ठीक है। चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। जो चाल और समय ग्राफ का ढाल जो प्रदर्शित करता है वो कौन सा करता है? इससे पहले हमने चर्चा की है, तो ये करता है आपका त्वरण का, ठीक है। त्वरण आपने देखा होगा इस प्रकार से। अगला है एक कण का प्रारंभिक वेग 10 मीटर सेकेंड तथा मंदन 2 मीटर सेकेंड है, कण द्वारा 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो इसमें जो आपका फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, अभी हमने जो है इसके बारे में चर्चा की थी, कौन सा लगेगा? तो ये लगेगा आपका st बराबर u प्लस 1/2 a 2t-1 का, है ना, ये वाला लगेगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग आपके पास 10 दे रखा है, और दोस्तों आपका जो मंदन है a, तो आपको नेगेटिव लेना है। मंदन के लिए आपको त्वरण कैसा लेना है? नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो बस इसमें आपको मान रखना है, क्या मान रखना है आपको? जो है वे मंदन है ना, तो ये मान रखना दोस्तों आपको, जो है पहले हम देख लेते हैं। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों आपका कौन सा रहने वाला है? तो ये जो आपका होने वाला है दोस्तों, क्या क्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। इस फॉर्मूले में आपको टी वे समय में इसको रखना है, और सबसे पहले आपको क्या निकालना है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपको जो है सबसे पहले कुछ नहीं निकालना, बस सिंपल सा जो है दोस्तों आपको क्या रखना है? इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे? यू का मान आप यू में रखोगे 10, है ना, प्लस दोस्तों आप क्या रखना है? 1/2, और माइनस ए का मान कितना? -2 आएगा, प्लस 2 + 1, है ना, 2 + 1। तो ये आपको रखना है 2a आएगा दोस्तों, इसमें ए का मान आएगा ना, तो ये कितना है? -2 + 1, ठीक है। तो जब आप इसमें रखोगे तो इसका राइट जो आंसर आएगा आपका, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगला है दोस्तों, पिंड का त्वरण 0 होगा यदि पिंड का चाल समय ग्राफ कैसा होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समय अक्ष के समांतर हो।
एक पिंड एक समान त्वरण से विराम अवस्था से चलता है तब एस तथा टी के पदों में इसका तात्क्षणिक वेग होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, v बराबर 2s/t। दो वस्तुएं h1 और h2 ऊंचाइयों के साथ एक साथ छोड़ी जाती हैं, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समय में अनुपात होगा। तो क्या अनुपात होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है h1/h2। ठीक है, जब वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी गति होती है। तो क्या होती है दोस्तों उसकी गति? तो एक समान गति रहती है। प्रारंभ में कार्य है ना। अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। आपने जो है क्वेश्चन रीड करना है और आपको क्या निकालना है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो क्या आता है दोस्तों इसका प्रारंभ में? तो पहले क्या क्या पूछा गया है? 1 मीटर पर सेकंड का त्वरण, ठीक है, 12 सेकंड तक लगा, जिसके फलस्वरूप 12वें सेकंड में कार 190 मीटर की दूरी तय की। तो कार का प्रारंभिक वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग आपको निकालना है, मतलब यू आपको निकालना है। तो कैसे आप निकालोगे दोस्तों? तो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है, तो सूत्र आपका इसमें क्या अप्लाई होगा? वो होगा दोस्तों आपका एस, क्या होगा? वो होगा आपका एस एन बराबर, ठीक है, यू प्लस a/2 2n-1, ये वाला इसका सूत्र लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास यहाँ पर क्या दिया है? सारी चीज़ें आपको दे रही है। एस एन कितना दे रहा है आपके पास? 190 दे रखा है ना यहाँ पर, है ना, बराबर यू कितना दे रखा है दोस्तों आपके पास? यू आपको निकालना है प्लस 1/2, फिर आपके पास जो कितना दे रखा है 24 आपके पास क्या दे रखा है? 12वें सेकंड में है। तो ये दोस्तों 2 गुणा समय कितना दे रखा है आपके पास? 12, 2t-1 है ना, 2t-1 होगा, n नहीं होगा, 2t-1 है। समय आपके पास 12-1 है ना। तो ये आएगा आपका, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 190 बराबर u प्लस 1/2 कितना आएगा? 23। ठीक है, 12×24 माइनस 1 23 आएगा। और तो u जब आप निकालोगे u, ठीक है, तो ये आएगा आपका 190 माइनस 11.5, क्योंकि जब आप 2 से इसको काटोगे तो 11.5 आएगा। ठीक है, जब 190 से 11.5 घटाओगे तो ये आएगा आपका 178.5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल 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 राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कोई पिंड विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करता है, यदि त्वरण 10 मीटर सेकंड हो तो 10वें सेकंड में पिंड द्वारा चली दूरी होगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, है ना। इसमें भी दोस्तों आपका जो फॉर्मूला लगेगा सेम यही लगेगा दोस्तों, एस एन बराबर यू प्लस a/2 2n-1। देखिए क्या क्या दे रखा है आपके पास? त्वरण आपके पास 10 मीटर दे रखा है, 10वें सेकंड में आपको निकालना है, मतलब ये निकालना आपको, है ना, एस एन आपको निकालना है। ठीक है, त्वरण आपके पास दे रखा है। तो इसका दूसरा जो फॉर्मूला रहता है दोस्तों वो रहता है एस एन बराबर यू प्लस a/2 2n। ठीक है, यही फॉर्मूला रहता है। तो ए का मान आपके पास कितना दे रखा है? 10 मीटर सेकंड। तो आपको निकालना है। और ये दोस्तों क्या पूछा गया है? विराम अवस्था में पूछा गया है, तो u बराबर तो आपका 0 रहने वाला है। ठीक है, और आपका क्या है दोस्तों, दूसरी चीज़ आपकी क्या रहने वाली होगी? दूसरा दोस्तों आपका क्या है, जो समय आपके पास दे रखा है कितना? 10 सेकंड। तो बिल्कुल आपको रखना है, इसी फॉर्मूले में आपको जो है रखना है। u का मान आपको 0 रखना है, प्लस त्वरण का मान आपके पास कितना दे रखा है? 10। तो 10/2 और 2 गुणा t कितना दे रखा है? 10-1। ठीक है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5 और 10-1, मतलब ये आएगा 9। 5 और 9, ठीक है, कितना है? 10×20 19 आएगा। 10-20 आएगा, है ना, 10×20 है 19 आएगा। 19 आएगा, 20 में से एक 19 आएगा। तो 19 कितना होगा दोस्तों? ये आएगा आपका 95 मीटर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपको निकालना है इस फॉर्मूले से, जो आपको फॉर्मूले बताए हैं वहीं से जो है इन सारे प्रश्नों के आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, अगला फिर से आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप इन्हें जो है एक बार ज़रूर देख लेना, है ना। एक रेलगाड़ी 11 मीटर पर सेकंड वेग से चलती है। ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। विराम अवस्था में आने में समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा दोस्तों आपका? तो आपने क्या निकालना है? विराम अवस्था में फिर से आपको जो है दोस्तों क्या निकालना है? समय निकालना है, टी निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या दिया है? वेग आपके पास दे रखा है, u बराबर दे रखा है 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और दूसरा का अंतिम वेग है ना,
अंतिम वेग, क्योंकि ब्रेक लग रहा है तो v बराबर अंतिम वेग क्या होगा, 0 लेना है। जब ब्रेक लगेगा तो 0 लेना है, क्योंकि रेलगाड़ी अब रुक चुकी है। और दूरी तय की दूरी कितनी हो गई दोस्तों, s बराबर कितने हो गया आपका 121। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, पहला तो गति का जो तीसरा समीकरण है कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए u आपका कितना है 11 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा आपके पास त्वरण आपके पास नहीं दिया है गुणा 121, तो v आपका 0 का स्क्वायर है। तो सबसे पहले आप त्वरण निकालोगे तो त्वरण जो आपका आएगा 242 a बराबर माइनस 121, ठीक है ना। 242 क्यों है, 11 क्या जो आप स्क्वायर करोगे 11 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ोगे तो आएगा 242, ठीक है। तो a बराबर 242 में से आपको 121 घटा भाग करना है, माइनस 121 बटे 242, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 0.5 माइनस में आएगा, ठीक है। त्वरण आपका कैसा आएगा, माइनस में आएगा, कैसा आएगा 0.5 आएगा। तो त्वरण आपका दोस्तों आपने निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय फिर से दोस्तों आपका क्या है जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है v बराबर u प्लस AT, है ना। तो ये आपको मिला है u, v भी आपका कितना है 0 बराबर u आपको पता है कितना है 11 प्लस a आपने निकाल दिया कितना है -5, और t आपको निकालना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो t बराबर जो आएगा आपका वो आएगा 0.5, t बराबर 11 और t बराबर आपका 11.05 बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका 22 सेकेंड। कितना आएगा दोस्तों आपका 22 सेकंड आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कैसे निकालना है, दो समीकरण जो है, दो फॉर्मूला इसमें आपके लगे हैं। पहला लगा है दोस्तों आपका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये कहाँ से पहचानना है, क्योंकि आपके पास दूरी दे रखी है 21 मीटर, है ना। तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और t आपको निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, v बराबर u प्लस AT, ठीक है। तो यहाँ से आपका t निकलेगा। सारी चीज़ें आपको दे रही है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करना है। अगला है दोस्तों, फिर से अगला प्रश्न है कि एक लिफ्ट नियत वेग से नीचे उतर रही है। एक व्यक्ति लिफ्ट में एक सिक्का उछालता है, सिक्के किस त्वरण से लिफ्ट के फर्श पर गिरेगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्लस जी से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, ये एक पिंड 100 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। तो फिर से आपको समय निकालना है दोस्तों, तो कैसे निकालोगे आप, समय आपको जो है फिर से कैलकुलेट करना है। तो समय आपको निकालना है दोस्तों, समय, ठीक है। आपके पास यो दे रखा है कितना 100 मीटर, ठीक है। और आपको क्या निकालना है दोस्तों, जी आपके पास कितना दे रखा है, जी दे रखा है 9.8 मीटर सेकंड, ठीक है। गुरुत्व का मान देखना है, वापस आपने निकालना है ना किसमें, पृथ्वी में। तो जब आप निकालोगे तो ये आएगा E बराबर UG, ये आएगा, है ना। तो 100 आपके पास दे रहा है, 100 बट्टे जी का मान आपके पास 9.8 है, तो कितना आएगा लगभग आपका, कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा आपका 10.2। तो आपको इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो कुल लौटने का समय है, कुल जो आपको निकालना है टोटल टी, कैपिटल टी बराबर जो आता है 2 गुणा टी। तो टी आपके पास कितना है 2 गुणा 10.2 है। जब आप इसको निकालें 10 गुणा 20.4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार आपको यह सॉल्व करना है। अगला है दोस्तों, एक वस्तु विराम अवस्था से कुछ दूरी चलकर रुक जाती है, वस्तु के प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग में क्या अंतर है। तो क्या अंतर होगा 42, तो राइट आंसर आपका 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वस्तु क्या हो गई, रुक गई है ना। दोनों का वेग 0 हो जाएगा। अगला है, किसी पत्थर के टुकड़े को पृथ्वी से 1000 मीटर ऊंचाई तक ले जाने हेतु किस वेग से फेंकना होगा। तो वेग आपको फिर से यहाँ पर निकालना है दोस्तों, तो किस वेग से आपको फेंकना होगा, है ना। फिर से जो है आपको यह कैलकुलेट करना है, तो खुद से भी आप जो है इसे ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों, h बराबर जो है 1000 मीटर ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और जी बराबर आपका कितना है 9.8 आपको लेना है, क्योंकि पृथ्वी से फेंकी गई है ऊपर की ओर। और दोस्तों आपका जो है जो लगेगा, जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा आपको, है ना। तो v आपका कितना है, प्रारंभिक वेग 0 होगा बराबर u स्क्वायर माइनस वो 2 गुणा 9.8 जी का मान, और h कितना है आपका 1000 मीटर गुणा 1000 मीटर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू स्क्वायर बराबर जो आएगा आपका 196,000 आएगा, ठीक है। 00 आएगा, 2 0 आएंगे, ठीक है, 0 0। अब देखिए यू आपको निकालना, जब स्क्वायर हटाओगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा, रूट बराबर 9,600। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका यू बराबर 140 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय कर रहा है। पिंड का त्वरण आपको निकालना है, तो पिंड का त्वरण क्या होगा, तो पिंड का त्वरण होगा आपका ऑप्शन नियत रहेगा। ठीक है, समान गतिमान पिंड से एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। फिर है दोस्तों अगला आपका फिर से अगला सवाल है, आपको अच्छे से रीड करना है और खुद से भी जो दोस्तों इसका आंसर करना है, क्योंकि इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं गति से संबंधित, है ना, गति से संबंधित आपके 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या है दोस्तों आपके पास दे रही है, क्या क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आधी जो है 60 किलोमीटर। तो दूरी आपके पास कितनी दे रखी है, माना कि दूरी कुल दूरी बराबर कितनी दे रखी है, माना कुल दूरी बराबर 2d, है ना, कि एक दूरी आपकी 40 किलोमीटर, दूसरी आपकी क्या है 60 किलोमीटर। दूरी कितनी दे रही है आपकी 2d, डी मतलब डिस्टेंस। ठीक है, पहली दूरी d को 40 की चाल से तय करती है, मतलब पहली जो दूरी है दोस्तों क्या होगी d/40। ठीक है, और जो दूसरी दूरी है t2 है, जो t2 चाल में जो करती है है d/60। ठीक है, तो 2d में क्या होगा दोस्तों, तो t1 + t2 बराबर, इन दोनों को आपस में जोड़ना है d/40 + d/60, है ना। तो d को क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। कॉमन कैसे लेना है, d हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों का जो है पहले हम क्या हर समान कर लेते हैं। जब हर समान करोगे तो यहाँ 3 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये आएगा 120, तो ऊपर आएगा d3 + 2/120। ठीक है, तब आएगा आपका d, जब आप इसको काटोगे 5 कितना आएगा 5/120, d5/120, तब ये आएगा दोस्तों आपका d कितना आएगा d/24, है ना, 24×5 120 होता है, तो d/24 आएगा। तो आपको क्या निकालनी है, जो आपको औसत चाल है किलोमीटर घंटे में जो निकालनी है, तो एवरेज चाल आपको पता है दोस्तों कितना है -2d/d/24, है ना, जो समय है। तो जो आपका जो समय निकला कुल समय, कुल दूरी कितनी थी आपकी 2d, है ना, दूरी 2 दे रही थी आपकी, तो ये आपका 2d × 24/d बराबर 48। राइट आंसर इसका क्या होगा आपका 48, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, यदि एक वस्तु विराम अवस्था से गिरती है तो वस्तु द्वारा 2h दूरी गिरने में प्राप्त वेग है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो एक पिंड स्थिर अवस्था में एक समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है, यदि वह 2 सेकंड में s1 दूरी तथा अगले 2 सेकंड में s2 दूरी तय करे तो s1 व s2 के बीच संबंध होगा। तो क्या संबंध होगा, ये होगा दोस्तों आपका 3s1 बराबर 3s2। ठीक है, अगला है दोस्तों, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए समय लगता है, उसे क्या कहते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए जो समय लगेगा क्या लगेगा आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यह 51 है, तो 51 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा t/2। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि गुरुत्वीय में t सेकंड में, है ना, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, इसका राइट आंसर बता दो, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, एक वस्तु एक समान वेग से चल रही है, इसका त्वरण होगा, तो इसका त्वरण क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 होगा। और अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो गति है इससे संबंधित। अब आता है दोस्तों बल एवं गति के नियम। बल आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बल, है ना, किसी वस्तु पर जो बल लगाया जाता है, मतलब एक वस्तु एक जगह से दूसरे स्थान पर जो लगाया जाता है, मतलब कोई बल, जैसे हमने कोई वस्तु उठा के एक जगह से दूसरे स्थान पर रखी तो क्या आपका बल है। जैसे आपने किसी को धक्का दिया, वो भी क्या आपका बल है, सभी को पता है फोर्स क्या है। ठीक है, तो बल दोस्तों एक सदिश राशि है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बल क्या है, एक सदिश राशि है, और न्यूटन जो है इसका मात्रक रहता है। ठीक है, सीजीएस में दोस्तों इसका जो मात्रक रहता है वो डाइन रहता है। क्या रहता है, डाइन रहता है। ये चीज़ आपको नोट करनी है बल के बारे में, है ना। तीसरी जो चीज़ है दोस्तों की, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। और 1 न्यूटन बराबर अगर डाइन में देखें तो 10⁵ डाइन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट करनी है, छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती हैं। अगला है दोस्तों किलोग्राम, बल का और अन्य मात्रक क्या है, किलोग्राम भी। किलोग्राम भी जो है दोस्तों बल का एक और मात्रक भी है। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर कितना हो दोस्तों, 1 किलोग्राम भार बल बराबर क्या होता है 1 kg भार, जो फोर्स बराबर कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1 किलोग्राम गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड, जो कितना आता है 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, ये आता है 9.8 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1 किलोग्राम बल बराबर। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा फिर, 1 न्यूटन अगर आप किलोग्राम भार में निकालोगे तो 1 न्यूटन बराबर होगा 1/9.81 किलोग्राम भार, जो आपका रहेगा वर्क। ठीक है,
ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भार जो आपका जो फोर्स रहेगा, वर्क नहीं फोर्स रहेगा, ठीक है, वर्क नहीं होगा, फोर्स एफ रहेगा। किलोग्राम भार, भार को वैसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, भार, भार द्रव्यमान, सेमी एटम एम है ना। तो देखते हैं, अगला है दोस्तों आपका अब है आपका क्या है कि बल के प्रकार। बल देखिए दोस्तों, दो प्रकार से रहते हैं, है ना। एक तो रहता है आपका संतुलित बल। संतुलित बल क्या रहता है ना, आप इस साइड से भी जोर लगा रहे हैं, इस साइड से भी जोर लगा रहे हैं, तो ये आपका किस प्रकार से बल है, संतुलित बल है ना। इसका मान हमेशा कितना रहता है, 0 रहता है, ठीक है। असंतुलित बल क्या है, असंतुलित बल है जैसे आप किसी वस्तु में एक साइड से इसमें जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है विस्थापित हो जाती है, आपका किस प्रकार से बल है, आपका असंतुलित बल है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आप लोग पढ़ना है जड़त्व, है ना। जड़त्व आपने पढ़ा है जड़त्व। तो जड़त्व क्या रहता है दोस्तों, जड़त्व भी आपके जिसे जो है टाइप ऑफ इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया, है ना। जड़त्व दो प्रकार की होती है, एक तो आपका विराम जड़त्व, विराम विराम जड़त्व के क्या रहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अगर विराम अवस्था में है तब तक वो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर जो है कोई कार्य नहीं किया जाएगा, मतलब उस पर कोई बल नहीं लगेगा, है ना। जैसे आपने जो है अपनी मेज के ऊपर कॉपी रखी हो, तो अब तब तक वो अपनी कॉपी, तब तक आपकी कॉपी आपके मेज के ऊपर रहेगी, जब तक आप जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाओगे, ठीक है। जड़त्व का दूसरा होता है दोस्तों गति जड़त्व। कौन सा होता है, एक जड़त्व भी आपके दो प्रकार के रहते हैं। दूसरा होता है आपका मोशन वाला, है ना, जिसे जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। गति वाला क्या है कि जैसे आपकी कोई वो चल रही है ना, मतलब आपके कोई कुछ भी चल रहा है, आप 1 मीटर से कोई भी कुछ आपने बॉल फेंकी, तो जैसे तो चल रही है धीरे धीरे धीरे, तो तब तक चलेगी धीरे धीरे जब तक आप जो है उसकी गति में परिवर्तन नहीं करोगे, है ना। या तो आप जो है उस पर को रोकने के लिए बल लगाओगे, या तो आप पीछे से जो उसमें और जोर से बल लगाओगे, तब जो है उसकी गति में परिवर्तन आएगा। ये आता है गति का नियम, ठीक है। तो जड़त्व ये है दोस्तों, जड़त्व का दो प्रकार के जड़त्व है ना। अब जड़त्व के एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे बस कार की विराम अवस्था, जैसे आप बस में बैठे हैं दोस्तों, तो बस अभी रुकी है, जैसे ही बस चलेगी तो आपका जो सर है वो आगे की ओर और पैर आपके पीछे की ओर हो जाएंगे, तो ये किसका, जड़त्व का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है बस जब रुकती है, जब चलती बस जब रुकती है, जब गाड़ियाँ रुकती है, तो क्या होता है दोस्तों, ब्रेक लगने के कारण जो है हम जो है पीछे की ओर पीछे की ओर नहीं दोस्तों, आगे की ओर जाएगा। जब बस चलती है, बस जब चलेगी, है ना, पहला जो क्या है, जब बस चलेगी तब आदमी जो है पीछे की ओर जो है उसमें धक्का लगता है। जब बस रुकेगी तो आदमी को धक्का जो है आगे की ओर लगेगा, क्योंकि आदमी जो है गतिशील रहता है बस के साथ, ठीक है, इसलिए उसका सर जो है आगे की ओर जाएगा। तीसरा है दोस्तों, जब आप किसी चीज़ को झाड़ोगे, कंबल, चटाई, रजाई, तकिया, तो उनमें से जो धूल के कण उड़ते हैं वो भी क्या है, जड़त्व का एग्जाम्पल है ना। और पेड़ की शाखा को जब हिलाओगे, जैसे सेब की टहनी, नींबू, संतरा, तो जो फल छोड़ता है दोस्तों नीचे, वो भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। दूसरा है कांच की खिड़की में अगर आप बंदूक चलाओगे तो कांच नहीं टूटेगा, बल्कि गोली सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर सीधे एक छोटा बिंदु जो है क्या करेगा, छोटा बिंदु बनाकर, जितना गोली का आकार है उस साइज से छेद बनाकर दूर चले जाएगी, है ना। तो ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। और दोस्तों क्या है, जैसे लंबी कूद का खिलाड़ी जो है लंबी छलांग मारने के लिए जो क्या करता है, पहले जो है तेज दौड़ के आता है, ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम है। प्रथम नियम आपका जो है जड़त्व से संबंधित है ना। प्रथम नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक जो है विराम अवस्था में रहेगी जब तक जो है उसमें कोई बारहा बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है, ठीक है। पहला नियम ये कहता है, पहला नियम जड़त्व की जो एग्जाम्पल है वो आपने जो है रखना है, वही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। दूसरा सेकंड नियम क्या कहता है दोस्तों कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बारहा बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन क्या होता है, P बराबर mb होता है, ठीक है, P बराबर mb होता है। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है, जो बारहा बल, F बराबर dp अपॉन संवेग परिवर्तन अपॉन डी, ठीक है। जब आप इसको हटाओगे ये वाला चिन्ह, तो यहाँ पर आपका आएगा k dp m बटे dt, ठीक है, dt होगा, तो k जो f बराबर होगा k dt बराबर k dmv बटे dt। अगर f आप f दोस्तों k का मान आप बराबर 1 होगा, तो बल बराबर क्या होगा, बल बराबर होगा k ma, ठीक है। तो बल बराबर किसके बराबर होगा, k ma। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जो संवेग परिवर्तन की दल के अनुक्रमानुपाती होता है जो बल, सेकंड नियम कहता है। तो सेकंड नियम का एग्जांपल क्या क्या है, जैसे जब आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्रिकेट जब आप गेंद
जब आप कैच पकड़ते हो तो आप अपना हाथ जो है पीछे ले जाते हैं। सेकंड नियम का एग्जाम्पल है, ऊंची कूद के खिलाड़ी दोस्तों जो है स्पंज के गद्दे पर गिरना, है ना। और कराटे खेलने वाला खिलाड़ी क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए जो है अपना सर जो है पीछे कर लेता है। और गाड़ियों में जो है दोस्तों स्प्रिंगों का प्रयोग किया होता है जो गड्ढे में काम आते हैं। और बॉक्सर भी जो है दोस्तों सेम है, जैसे बॉक्सर लड़ता है ना तो अपने आप को बचाने के लिए जो है क्या करता है पीछे की ओर धकेलता है ना। ये तो है न्यूटन की गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल है। अब थर्ड लॉ के एग्जाम्पल जो क्या है दोस्तों, जैसे दोस्तों थर्ड लॉ क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। क्रिया होती है उसके विपरीत दिशा में भी प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में भी कोई प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप किसी बंदूक चला रहे दोस्तों, बंदूक है ना, तो गोली आगे जाएगी, गोली चले गए और बंदूक का जो पिछले वाला हिस्सा हो पीछे की ओर धक्का करेगा, है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो आपका थर्ड नियम है, जैसे बंदूक से गोली का चलाना है ना, बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर हटना, ये क्या है गति का तीसरा नियम का एग्जाम्पल है ना। और जो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों गति के तीसरे नियम का, जैसे आदमी भूमि पर चलता है, जैसे आप पैदल चलते हैं तो आपका पैर जो है पीछे की ओर होता है ना, पीछे की ओर धकेलते हैं आप पैर को। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है तैरते समय यदि आप पानी में तैरते हो दोस्तों तो आप आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं। ये भी गति का तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है ना, आप क्रिया कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए और प्रतिक्रिया क्या हो रही है, आप पानी को पीछे धकेल रहे हैं, ठीक है। चौथा है रेत पर चलना, रेत पर चलोगे आप तो रेत जो है पीछे से उठती रहेगी आपके पैरों से, है ना। तो और पांचवा है दोस्तों कुएं से जल खींचना, ये भी किसका एग्जाम्पल है आपका, ये भी एग्जाम्पल है आपका तृतीय नियम का। और छठा एग्जाम्पल इसका दोस्तों, जब आप फर्श में किसी बॉल को मारोगे तो ऊपर उछलेगी, है ना, जब आप नीचे फेंकोगे तो ऊपर आएगी। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों हो रही है, ठीक है। तो ये तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल डायरेक्ट, तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। इसके बाद आता है दोस्तों आवेग। आवेग क्या होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल। तो आवेग बराबर होता है F इंटू डेल्टा टी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इम्पल्स कहते हैं, है ना। तो बढ़ते हैं अब आगे प्रश्नों की ओर, ठीक है। अब प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। बहुत हो गया आपका, क्या बहुत हो गए दोस्तों, अब जो है प्रश्न करते हैं, ठीक है। प्रश्न दोस्तों, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन नंबर बी है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसमें संवेग जो है आधा रहता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह 1 मीटर पर सेकंड त्वरण से गति करेगा, ठीक है। अगला है प्रश्न दोस्तों, फिर आपके पास होगा इंजन द्वारा आरोपित बल का अनुपात क्या होगा, 3:2, ठीक है। ये इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा किसी वस्तु पर कोई 12 बल लगता है तो वह बल की दिशा की में त्वरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण है बल के समानुपाती। ऑप्शन नंबर ए आपका कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ, ठीक है। अगला है अचर बल 6.0 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड में 0.8 मीटर पर सेकेंड त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिणाम होगा, बल बराबर क्या होगा एम ए। हमने देखा था तो एम कितना आपका ये 6 है और त्वरण कितना है 8 है, तो 8 6 48 0.048 आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए से में 8 मीटर त्वरण उत्पन्न करता है और कोई दूसरा 20 ग्राम की वस्तु, तो देखिए दोस्तों 10 और 8, पहला वाला करेगा आपका 80, है ना। इस पर जो एफ लगेगा वो कितना लगेगा 80 ग्राम पर मीटर सेकंड के हिसाब से, और दूसरा जो है 20 पंजे 100, है ना। तो दूसरे में कितना लगेगा 100। तो बल किस में ज़्यादा होगा, ए की अपेक्षा बी पर बड़ा बल लगेगा, ठीक है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया क्या रहती है, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है, ठीक है, बिल्कुल विपरीत कार्य करती है। जब आप तैरोगे तब आप आगे को जाओगे और जो पानी है वो आप पीछे को धकेलोगे, ठीक है। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। अभी हमने सबके बारे में चर्चा की। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, और संवेग संरक्षण सिद्धांत। बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर पड़ते हैं, यह क्या है दोस्तों विराम जड़त्व, ठीक है, विराम का जड़त्व। ये आपका किसका नियम है, आपका जो न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक है। अगला है, जब कोई बस अचानक मुड़ती है तो बस में खड़े यात्री बाहर की ओर गिरते हैं, इसका कारण है दोस्तों आपका कौन सा, जड़त्व, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु त्वरित होती रहेगी जब तक कि इस पर
परिणामी बल शून्य नहीं हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी है। अगला है 2 पत्थर जिनके द्रव्यमान 3:4 में है ऐसी ऊंचाई से गिरते हैं जिनका अनुपात 4:9 है, तो जमीन पर क्या होगा 3:4 4:9, तो कितना रहेगा दोस्तों आपका 1:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1 न्यूटन बल वह है जो कि 0.1 किलोग्राम, ये हमने अभी किया था, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इस त्वरण से। ठीक है, अगला है 5 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 100 डाइन का बल 10 सेकंड तक लगता है, वस्तु में उत्पन्न वेग, तो वेग आपको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या निकालना है, वेग आपको निकालना है। तो क्या रहने वाला है आपका जो वेग, खुद से जो है दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन ट्राई करने हैं, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में खुद से ही ट्राई करने हैं। बाकी फॉर्मूले दोस्तों हमने जो है बता दिए हैं, बाकी इसका मैं आपको बता दूँ क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना। इसमें क्या पूछा है आपका, त्वरण पूछा, वस्तु में वेग उत्पन्न होगा, तो वेग उत्पन्न जो होगा दोस्तों आपका, जो आपको पता है बल बराबर क्या रहता है, बल बराबर रहता है आपका m/a, है ना, मास इंटू त्वरण। ठीक है, तो आपके पास जो मास दे रखा है कितना, बल दे रखा है आपके पास 100 डाइन, और m दे रखा है दोस्तों आपके पास 5 ग्राम। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो a निकालना है, a बराबर होगा, a बराबर कितना होगा F/m, बट मतलब 100 बटे आपका 5, कितना आएगा, जो त्वरण आपका आएगा वो आएगा 20। तो त्वरण आपने निकाल दिया, अब आप वेग निकाल सकते हैं। तो v आपको पता है v बराबर होता है a t, है ना। तो वेग आपके पास कितना है 20 है, और आपके पास त्वरण कितना दे रखा है दोस्तों 5, v a t, तो कितना होगा दोस्तों आपका त्वरण कितना दे रखा है आपके पास 10, t बराबर आपका 10 आएगा शायद, हाँ टी आपका 10 है ना। टी कितना आपका 10, 20 × 10, तो कितना आ गया 20 × 200, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है, इसे रोकने के लिए ब्रेक लगाया जाता है, यदि ब्रेक का बल 4000 न्यूटन हो तो कार रोकने में आवश्यक समय होगा। टी आपको निकालना है। फिर से द्रव्यमान आपका कितना दे रखा है, तो सबसे पहले आप लिखिए एम बराबर कितना दे रखा है 1000। ठीक है, और कार मीटर सेकंड से जो चाल है आपकी कितनी दे रखी है 40 बराबर आपकी जो चाल दे रखी है ना। यदि ब्रेक का बल कितना है 40 न्यूटन है, तो कार रोकने में आवश्यक समय होगा, समय आपको निकालना है। इससे पहले भी हमने यह क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों हमने जो यह क्वेश्चन किया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो क्या क्या जो है इसमें जो फॉर्मूला क्या लगेगा दोस्तों आपका, सबसे पहले तो आपको त्वरण निकाल दो, त्वरण आपका क्या आएगा, त्वरण निकाल दो। अब त्वरण कैसे निकालेंगे, आपका कितना लगाएं, यदि ब्रेक का बल हमेशा नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि गाड़ी रुक चुकी है ना। बटे में आपका कितना है 1000 किलोग्राम द्रव्यमान, त्वरण आप निकालोगे, त्वरण बराबर बल बटे m द्रव्यमान, तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा आपका -40। ठीक है, -40 से -4 आएगा, कितना आएगा 3 0 से 3 0 कटेगी 4, ये आपका 4000 है और बटे में 1000 है, 3 0 चाहिए, कितना आएगा -4, त्वरण आपका कितना आएगा -4। अब आपको गति का समीकरण जो है यूज़ करना है दोस्तों, तो v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, यही आपको लगाना है। अब देखिए u आपके पास दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड बट प्लस -4, त्वरण आपके पास दे रखा है, गुणा t आपको निकालना है, तो ये आपका t बराबर जो आएगा आपका 40/4/10, तो कितना आएगा आपका 10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालना है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला है 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर सेकंड के वेग से, तो इसमें भी आपको क्या निकालना है, आरोपित औसत बल आपको इस पर निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको औसत बल। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले आपके पास द्रव्यमान भी दे रखा है ना, वेग आपके पास 100 मीटर दे रखा है, और गुटके के 6 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, तब औसत बल, तो m बराबर दोस्तों आपका कितना दे रखा है 5, है ना, ग्राम में दे रखा है, किलोग्राम में बदलोगे तो कितना आएगा, द्रव्यमान अगर बदलोगे आएगा 0.005। ठीक है, अगर वेग आपके पास दे रखा है, वेग दे रखा है आपके पास 1000। ठीक है, तो प्रारंभिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोस्तों आपका इसका समीकरण लगाना है कौन सा, इसमें आपके औसत बल है W बराबर F बराबर W/d, है ना। तो इस सूत्र से आपका ये आएगा। तो सबसे पहले आपको निकालिए दोस्तों, W आपको निकालना है, तो W आप कैसे निकालोगे, W आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपको निकालना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या लगेगा, इसमें आपका लगेगा गतिज ऊर्जा का नियम, KE बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, ये वाला लगेगा। ठीक है, जब आप निकालोगे KE का मान तो आएगा 0.5, है ना, 0.5 × 0। ठीक है, तो
इस प्रकार से निकलेगा। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो इसे आप देख भी लेना, अगर आप सॉल्व करोगे तो कर लेना, नहीं तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दूं क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। तो राइट इसका जो आंसर है दोस्तों आपका, मैं बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका, तो इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो बल से संबंधित दोस्तों जो है आपके कुछ ये प्रश्न है, जैसे 24 है, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए है। आप देख लेना। फिर आपका 25 है दोस्तों, अब क्वेश्चन आप रीड कर लेना, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। और फिर आपका जो है ये आपके पास दे रखा है, बल की आवश्यकता होगी, बल आपको निकालना है, संवेग आपके पास दे रखा है, टाइम भी आपके पास दे रखा है। ठीक है, तो बल इसमें आपको निकालना है दोस्तों, तो किस प्रकार से आएगा, तो इसे मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो क्या क्या दे रखा है दोस्तों आपके पास, संवेग आपके पास दे रखा है और टाइम भी आपके पास दे रखा है, तो आपने बल निकालना है। तो बल कैसे निकालोगे? संवेग कितना होगा दोस्तों आपका? -10 होगा, है ना। तो वस्तु का संवेग उसे सेकंड में रोकने के लिए पूछा है ना, तो -10/2 बराबर -5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आएगा। 1 किलोग्राम भार का मान होगा, तो कितना होता है? 1 किलोग्राम भार का मान जो होता है दोस्तों आपका 9.8 न्यूटन होता है। हमने इससे पहले भी चर्चा की थी। और फिर आता है दोस्तों आपका समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब आता है दोस्तों आपका दर्पण। ठीक है, तो बल और इसका हमने जो है क्लास कर ली है। बल और गति के नियम ये भी हमने जो है दो देख लिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। अब जो आपका अगला आता है वो आता है आपका लेंस। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न रहने वाले हैं। पहले मैं एक बार वीडियो की लेंथ देख लूँ, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों 1 घंटे से लगभग 1 घंटा 1 मिनट, हाँ हो जाएगी क्वेश्चन, है ना। क्योंकि इसमें जो है आपका जो क्या है, 1.5 घंटे से ज़्यादा वीडियो, 1.5 घंटे से कि 1.5 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बन सकती इसमें, जो जिससे ये काम चल रहा है, इसमें इसकी रेंज इतनी है। ठीक है, तो अगला है दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? 0 होती है, अनंत होती है, -25 होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो दर्पण आपका आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर आपके लिए ऑप्टिक्स वाला है, लाइट वाला है, तो ये आप देख लेना दर्पण। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे प्रश्न रहने वाले हैं, इसे हम कवर करने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी रहती है, तो दर्पण की जो फोकस दूरी रहती है दोस्तों आपको रहती है अनंत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकालोगे? कौन सा जो है इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है? कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 0 या सी? क्या होगा दोस्तों आपका? 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 ही सेंटीमीटर होगी। क्यों? समतल दर्पण पूछा है, तो दूरी भी दर्पण से 10 दूरी पर रहेगी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी इतना ही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी, तो कितना घूमेगी? 20 डिग्री, है ना, डबल, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है, यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा, कौन होगा आपका? 30 दूना 60, ठीक है, 60 डिग्री होगा। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर की वेग से दर्पण की ओर चल रहा है। 7 सेंटीमीटर बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो ये आपको देखना है, इसे आपको कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार से जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे? तो क्या क्या दिया है दोस्तों? सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं, है ना। 7 सेकंड में तय की दूरी आपको देख, 7 सेकंड बाद मनुष्य और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी, है ना, 7, तो कितना करेगा? 5 गुणा 7, पहले तो 5 सेंटीमीटर ही, 7 सेकंड में कितना करेगा? तो ये करेगा 35, ठीक है ना। दर्पण से मनुष्य की दूरी पहले कितनी थी? 60 सेंटीमीटर है ना। तो 7 सेकंड में कितनी होगी दोस्तों? 60 माइनस 35, तो 60 माइनस 35 आपको करनी है, तो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अब आगे कुल दूरी आपको निकालनी है। देखिए कुल दूरी जो अब आएगी आपकी, एक तो आपकी इन दोनों का आपस में जोड़ना है, कौन सा? जो आपकी 25 और 35, जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला है दोस्तों, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण से कम लंबाई होनी चाहिए। तो कितनी कम लंबाई होनी चाहिए? दर्पण इम्पोर्टेंट है आपके लिए,
ठीक है, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। लंबाई कितनी, 1.4 मीटर। दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई है दोस्तों, बटे 2 आपको करनी है। तो बस सिंपल है, 1/4/2 आपको करना है 0.7। सिंपल है, आधी करनी है आपको सीधे। ठीक है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, इस पर 45 होगा तो इसमें कितना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 7 का आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो है एक ही तल में रहते हैं और इन दोनों के बीच का कोण भी जो है बराबर रहता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा नियम, है ना, जो आपने 2 नियम पढ़े हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री पर झुके हुए 2 समतल दर्पणों के बीच रखा गया है। इस बल्ब के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो बताइए कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। 5। दोस्तों बैटरी भी जो हमारी ख़त्म हो रही है, तो जल्दी से हम जो है आंसर करते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया आपका बैटरी का। तो क्या होगा आपका, कितना है 60 डिग्री। तो आपको पता है पूरे का जो कितना होगा, थीटा बराबर 60 है, एन बराबर 360 में से आपको 60 करना है। तो 60 6 6 36, तो कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो 60 आए कितना आएगा दोस्तों, 6 -1 भी आपको करना है। तो ये आएगा आपका 6 - 1, कितना आएगा आपका 6 - 1, तो ये आएगा आपका 5। ठीक है, सी आएगा आपका, है ना। जब आप 360/60 - 1 करोगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 6 - 1 बराबर 5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवतल दर्पण के सम्मुख अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनता है आपका, बी, फोकस पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, तो किस प्रकार से बनता है, ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा बनेगा, डी, दर्पण के पीछे बनेगा। अगला है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो फोकस दूरी कैसे निकालते हैं दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी का एक सूत्र रहता है, कैसे निकालोगे, सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है दोस्तों। फोकस दूरी बराबर r/2। देखिए डिस्टेंस आपकी कितने देखिए 15/2, तो कितना आएगा 7.5। तो अवतल दर्पण का पूछा है तो अवतल दर्पण में माइनस आएगा, पॉजिटिव आएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछेंगे तो हमेशा माइनस में आएगी, किस में आएगी, माइनस में। ये भी आपको नोट रखना है, ऑप्शन नंबर बी। सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता होती है, तो क्या होती है दोस्तों, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक। अगला है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधे बने परंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। तो दर्पण क्या होगा आपका, अवतल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन नंबर ए है, समतल दर्पण के सम्मुख। अवतल दर्पण के लिए अपरासी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला है फोकस दूरी एफ, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी, इसके प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों आपको निकालनी है। तो प्रतिबिंब की लंबाई आपको कितनी आएगी, 5 × 10 मल्टीप्लाई करोगे कितनी आएगी, 5 ही सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, क्योंकि जो प्रतिबिंब का आकार है 2f की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल जो है वस्तु के आकार के समान ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक उत्तल दर्पण 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा है, दर्पण की फोकस दूरी तो कितनी होगी, है ना, तो कितनी होगी दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, फोकस दूरी कितनी होगी, u बराबर -25 दिया है, m बराबर कितना दिया है, प्रति वस्तु की लंबाई 1/2 आधी दे रखा है सीधे। ठीक है, आवर्धन जो दे रखा है आधी। और सूत्र क्या रहता है, सूत्र रहता है दोस्तों आपका m बराबर -v/u। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है आपके पास, ये आपके पास 1/2 बराबर v/25। तो v जब आप निकालोगे तो आएगा 25/2 बराबर 12.5, तो आपका v आ गया। ठीक है, 12 v आपका कितना आ गया, v आपका 12.5 आ गया। बस आपने v निकाल दिया, अब आपको 1/f सूत्र लगाना है, 1/v + 1/u। तो कितना है 12.5, 1/12.5 आपका v है, प्लस 1/u आपका कितना है, एक माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस आएगा, फिर -25 है, -25 उत्तल दर्पण किस में आएगा, -25। ठीक है, तो ये टोटल मान माइनस में आएगा, तो आएगा 2/25 - 1/25। ठीक है, तो बराबर कितना होगा दोस्तों आपका, ये आएगा 1/25 बराबर 25 आएगा। कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर आएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर आएगा। अगला है दोस्तों, उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप फोकस दूरी, इंपॉर्टेंट है। तो क्या क्या दे रखा है दोस्तों आपके पास, इसमें क्या क्या दे रखा है आपके पास, सूत्र आपको पता है ना, डायरेक्ट आपको लगाना है। देखिए 1/10 प्लस 1/- यू आपका किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो माइनस में आएगा 1/10 माइनस 1/40। ठीक है, अब आप इसके हर समान कर लीजिए और सॉल्व करते 4 - 1/40 बराबर 3/40। तो 3/40 आएगा, है ना। 1/f बराबर क्या होगा, 3/40। और f बराबर क्या होगा, 40 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आएगा, 3 से 40 काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 13.33 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए थोड़ा सा जो है मैं इसे 1 सेकेंड का आपको वेट करना पड़ेगा, और साथ ही हम जो है इसे हल्का सा चार्ज के लिए लगाते हैं। इसकी बैटरी हो चुकी है डाउन। कुछ प्रश्न रहे हैं, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। तो दोस्तों चार्जर भी इसमें लग चुका है। आइए अब जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है ना। इसमें आपके पास क्या दे रखा है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है। यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो प्रतिबिंब की आपको ऊंचाई निकालनी है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इतना लेंथी क्वेश्चन आपसे ना पूछे, पर फिर भी सॉल्व करने में क्या जाता है। तो क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका, ठीक है, इसमें भी वही लगेगा आपका दर्पण सूत्र लगेगा। एफ बराबर कितना दे रखा है, फोकस दूरी बराबर कितने दे रखा है, बराबर अवतल दर्पण ही आएगा आपका -16। ठीक है, और क्योंकि अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव। ये भी आपको याद रखना है। वस्तु की दूरी पर रखी है सामने। अगर वस्तु की दूरी सामने होगी दोस्तों, यू ए भी हमेशा नेगेटिव होगी। दो चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई h बराबर कितना दे रहा है, 2 सेंटीमीटर। अब आपको सूत्र में है, दर्पण सूत्र आपको पता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u में आपको मान रखना है। तो इसमें आपको 1/v का निकालना है। ठीक है, आपने v का मान निकालना है। v का मान इसमें आएगा 1/48, है ना। ये जो मान आप रखोगे f का और u का मान, ये आपने दर्पण सूत्र में रखना है। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, इसमें आपने रखना है। तो जब आप 1/v निकालोगे तो 1/v आएगा आपका 48 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/v आपका आ गया 48 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, जो आपका आवर्धन का सूत्र है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर hi, जो आपकी हाइट है बटे h0, है ना, प्रारंभिक और अंतिम हाइट बराबर कितना है, -v/u। ठीक है, तो कितना है, 48 है हमारे पास। 48 हमारे पास क्या है, जो v हमारे पास 48 है और u हमारे पास कितना था, 12 सेंटीमीटर। तो -12, तो 12 चौको कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर। तो h आई जब आप निकालोगे तो आएगा आपका 4 × 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना। लेंथी था, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। वस्तु एक अक्ष उसकी मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो ये अभी हमने निकाला था, ये वाला नहीं, 21 वाला निकाला था। तो ये इसका क्या होने वाला है, 22 का। तो ये भी आपको देखना है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो फोकस दूरी कितनी दे रही है दोस्तों आपके पास, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास क्या दे रखा है, ध्रुव से दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है। तो क्या इसमें लगने वाला है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें क्या करना है, 1/v आपको निकालना है। ये आपको कैलकुलेट करना है
क्योंकि आपके पास क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, आपके पास -20 दे रखा है आपके पास u, ठीक है। और फोकस दूरी दे रखी है आपके पास 1/10, ठीक है। पहले आप 1/v निकाल दोगे, 1/v आपके पास v आएगा दोस्तों, आपके पास वो आएगा लगभग 6.67 के आसपास, ठीक है। ये आपके पास v आएगा। अब आपने क्या निकालना है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, दर्पण के पीछे, क्योंकि पॉजिटिव मान आ रहा है ना, तो दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, है ना। तो क्या है, दर्पण के पीछे और आभासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्थिति निकालनी है आपको, वी निकालना आपका, ठीक है, 1/v। अगला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण वस्तु से 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के सामने हो तो दर्पण से वस्तु की दूरी होगी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी आपको निकालनी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, 12 सेंटीमीटर इसका आपका राइट आंसर आएगा। फिर मैं आपको इसको जो है सोल्व करके जो है इसे बताता हूँ इसमें क्या क्या आने वाला है। इसमें दोस्तों फोकस दूरी आपके पास दे रखी है, ठीक है, और आपके पास क्या दिया है, फोकस दूरी आपकी माइनस में आएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में आती है, ऋणात्मक। और आवर्धन दे रखा है दोस्तों आपका -5, क्योंकि ये प्रतिबिंब के सामने बड़ा है बनाता है, ठीक है। आवर्धन का सूत्र आप लगाओगे इसमें, आवर्धन का सूत्र लगाओगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें u का मान आपको निकालना है, u तो ये आएगा आपका 60, ये आपका कितना आएगा 12 -12 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो नेगेटिव आ रही है दोस्तों, माइनस आएगा, इसका मतलब क्या है, सामने दर्पण की वस्तु दूरी होगी, कितनी होगी आपकी 12 सेंटीमीटर, आपका इसका राइट आंसर आएगा। अगला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल शीशे के सामने 25 सेंटीमीटर रखी है वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति फिर से आपने निकालनी है, जो हमने इससे पहले निकाली। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 50 सेंटीमीटर शीशे के पीछे, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 है, दर्पण 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हम कर लेते हैं। तो कितनी दूर बनेगा दोस्तों, इसमें भी आपको सेम निकालना है ना। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो तो आपकी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो सूत्र इसमें क्या लगेगा, वही लगेगा, आपको v निकालना है, v, है ना। जब आप सूत्र में निकालोगे v निकालोगे 1/v निकालोगे तो ये आएगा कितना 1/-1/20, ठीक है। जब v करोगे आप तो 20 आएगा आपका -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मान कितना आएगा -20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन में यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक समान हो तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। प्रकाश वायु की चाल 3 × 10⁸ सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो कांच में प्रकाश की चाल आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, सेम आएगा या अलग आएगा, कितना आएगा, है ना। वायु में चाल दे रखी है 3/2 बराबर 1.5, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, है ना। प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल आपको निकालनी बटे अपवर्तनांक 3 × 10⁸ बटे 1.5, और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा, तो कितना होगा 29 का है दोस्तों, ये भी सेम ही आपका ऑप्शन नंबर सी 2/3 होगा, ठीक है। इसका उल्टा होगा जस्ट। यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो क्रांतिक कोण का मान होगा, तो क्रांतिक कोण का मान कितना होगा आपका 30 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है, तो कहाँ संभव नहीं है, सी, जल से कांच में, ठीक है। प्रिज्म का सूत्र आपको बताना है, प्रिज्म का ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र ये है, ठीक है। अगला है जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है, क्या कारण है, इसका जो कारण है आपका अपवर्तन है। वायु में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच में प्रकाश की चाल इतनी है, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होता, 3/2 × 10⁸ बटे × 10⁸ 3, तो कितना आएगा दोस्तों आपका 2 एकम 2 पॉइंट बचा 1 1.5, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 34 का, इसका राइट आंसर आएगा आपका 1.5, ऑप्शन नंबर डी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इतना है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इतना है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना होगा दोस्तों, तो क्या करना आपको,
तो इसे जो है एक बार सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करनी है, हीरे के सापेक्ष पूछा है ना, तो 1.50 इंटू 1.61, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये जो आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2.41, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा बनेगा, ये बनेगा 2f पर। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो किस प्रकार से बनाता है, ये बनाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सीधा, आभासी और छोटा। अगला है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। तो अवतल लेंस की क्षमता अभी आपसे पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है। तो माइनस में आएगी प्लस में आएगी, ये भी मायने रखता है, ठीक है। आंसर तो आप निकाल दोगे, लेकिन माइनस में है पॉजिटिव में है, ये भी है। आपको क्षमता बराबर क्या होती है दोस्तों, P/1/F, ठीक है, यही तो क्षमता होती है। तो देखिए F जो है दोस्तों आपका कितना है, 50 सेंटीमीटर 1/50 है, तो कितना आएगा मीटर में, कितना आएगा दोस्तों। सबसे पहले आप मीटर में निकालोगे तो मीटर में आएगा इसका, देखो फोकस दूरी 50 है, तो फोकस दूरी बराबर कितना है 50 सेंटीमीटर, तो F बराबर कितना होगा 50/100, ठीक है, 50/100/0.5 मीटर आएगा। तो फोकस दूरी आपकी कितनी आएगी दोस्तों, सबसे पहले आपको मीटर में निकालनी है, आएगी आपकी 0.5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब शक्ति निकालोगे, P निकालोगे, लेंस की क्षमता निकालोगे, तो ये आएगा आपका 1/-0.5, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, ये 5 दूना 10, तो 2 आएगा। तो जो 2 आएगा वो माइनस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा वो माइनस में आएगा। फोकस दूरी अवतल लेंस की कैसी आती है, माइनस में आती है। जो क्षमता होती है लेंस की क्षमता माइनस, कैसी है, माइनस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, डी, इन सभी में, दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, मानवनेत्र। एक लेंस को पुस्तक के छपे पृष्ठ पर रखकर थोड़ा ऊपर उठाने से अक्षर बड़े दिखाई देते हैं, तो पुस्तक लेंस से होगी, तो क्या होगी, राइट आंसर इसका क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच किसी उत्तल लेंस से बिना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के बीच हो। अगला प्रश्न दोस्तों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, 56, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से सही कथन चुनिए, उत्तल लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। आपको सही चुनना है, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अवतल लेंस के सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता आपको फिर से निकालनी है, 25 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा, तो 100/25 आपका 100 है, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 4 आएगा, कितना आएगा दोस्तों, सबसे आप पहले इसको आपको निकालना है, 1/25 आएगा, तो कितना आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, लेंस की आपको क्षमता दी है, आपको निकालनी है, तो P बराबर क्या होगा 1/F, ठीक है। पहले तो आप इसको सेंटीमीटर में निकाल, पहले तो आप इसको मीटर में निकालोगे, आएगा 0.25 मीटर, ठीक है। अब 1/, आप निकाल लें, P बराबर 0.25, 1/, कितना आएगा, तो ये आएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो आएगा 0, कितना आएगा दोस्तों, 25 को 100, तो आएगा आपका 100, ठीक है। 100 कितना आएगा, 4 बार कटेगा, 100 नहीं आएगा, 4 बार, कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा। अब माइनस में आएगा, पॉजिटिव किस में आएगा, तो ये आएगा दोस्तों आपका पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ना, उत्तल लेंस को दिखा रहा है, तो पॉजिटिव में आएगी, तो लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, ऑप्शन नंबर बी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी, तो 20 सेंटीमीटर है दोस्तों, आपको 20 सेंटीमीटर 0.20, तो क्या निकालना आपको, जी A1/0.20, तो आपका आएगा 5 डायोप्टर, पॉजिटिव आएगा। 60 का आपका राइट आंसर क्या होगा आपका, 60, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यदि वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो उसका प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो कितना आएगा, प्रतिबिंब का अनुपात जो आएगा दोस्तों आपका, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बिंदु जिससे किरणें बना विचलित हुए गुजरती है कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाशीय केंद्र। अगला है पर्दे पर छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या प्रयोग किया जाता है,
उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको बताना है, m बराबर एफ डी अपॉन डी, है ना। सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। अगला है दोस्तों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेत्रिका की फोकस दूरी से कम। दूरी की वस्तुएं देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं खगोलीय दूरदर्शी। अगला है, इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता दूं दोस्तों, ठीक है, आप पढ़ लेना, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, -f0/f ही आवर्धक लेंस को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। अगला प्रश्न दोस्तों, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए कम होती है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनके बारे में हमने चर्चा की है ना। तो यहाँ पर आपका जो प्रकाशिकी है, उत्तल दर्पण जो आपका लेंस है, इनसे भी आपको प्रश्न देखने को मिले। जो आपका गति है, बल और गति के नियम, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो फिजिक्स के जो लगभग 4 टॉपिक आपके यहाँ पर कवर हुए हैं। तो यदि दोस्तों यहाँ पर आपको किसी भी प्रश्न में त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।